हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने सोल्यूशन का डेफिनेशन, देन सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, देन हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कवर किया था, देन कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। तो आज बेटा जी हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी। सो गाइस, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? हम ये ऐसा कह सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका डिसॉल्व होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। अब आपका जो सॉल्युबिलिटी है ना बेटा जी, ये डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे जो आपका सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is termed as its solubility at that temperature. It depends upon the nature of the solute and your solvent as well as temperature and pressure. ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ल्यूकर्स। हम एक्सप्लेन करेंगे किसका सॉल्युबिलिटी, गैसेस का, किसमें? ल्यूकर्स का। अब देखा जाए तो जो आपका काफ़ी ज़्यादा जो गैसेज हैं किस में सॉल्युबल होती हैं? वाटर में। वाटर के अलावा अगर कोई और अदर लिक्विड लेते हैं उसमें भी आपकी काफ़ी हद तक जो आपकी गैसेज होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज को, वो क्या है? नेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब नेचर ऑफ गैस कैसे इफेक्ट करता है आपका सॉल्युबिलिटी को? अब देखो आपके पास क्या, अब कोई भी गैस ले लो, एन टू और O2, इनका जो सॉल्युबिलिटी होता है ना बेटा जी, ठीक है, ये क्या होता है? लेस सॉल्युबल होती है वाटर में, लेस soluble in water as compared to your CO2, NH3 और HCl। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 और HCl जो आपकी गैस HCl है, ये आपके क्या हो जाएंगे? ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि ये ईजिली इंटरेक्ट कर जाते हैं, इनका ईजिली इंटरेक्शन हो जाता है वाटर के साथ। दैट्स वाई दीज गैसेज आर मोर सॉल्युबल इन योर वाटर एज कम्पेयर टू योर N2 एंड O2। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि गैसेज जो ईजिली ल्यूकीफाई हो जाती हैं, जो गैसेज इजीली ल्यूकीफाई हो जाएंगी वो भी क्या होती हैं? ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस में क्या हो जाएगा? द गैसेज विच कैन बी इजीली ल्यूकीफाई आर मोर सॉल्युबल इन योर कॉमन सॉल्वेंट्स। अब देखो सेकंड क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट में क्या होगा? ये जो आपकी गैसेज होती हैं एन टू और O2, ये आपकी किस में सॉल्युबल होती हैं? ये गैसेज सॉल्युबल होती हैं आपकी इथेनॉल में। ठीक है, आपके पास जो N2 है, N2 और O2 है, ये इथेनॉल में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, और आपकी जो CO2, NH3 और HCl है, ये इथेनॉल में इनसॉल्युबल होंगी। ये किस में सॉल्युबल होती हैं? आपको बताया था मैंने, ये किस में होती हैं? वाटर में। अब किस पे डिपेंड करता है? ये इसका केमिकल बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि जो आपका सल्यूट और सॉल्वेंट के केमिकल बिहेवियर पे डिपेंड करेगा ये सॉल्युबिलिटी। ठीक है, थर्ड आ गया टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होता है? गैसेस का क्या होता है? हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होगा? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द योर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब देखो हम लेते हैं, ये हमारे पास सल्यूट होगा, ये हमारे पास सल्यूट है। ठीक है, सल्यूट में क्या डालते हैं हम? सल्यूट को क्या होगा? सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या दे देगा हमें? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्लस हीट। अगर तो सपोज करो ये अब जिसमें हीट रिलीज होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर होता है तो आपको ये भी पता है, आपने इक्विलिब्रियम में ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा था। अब ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है? द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच ट्राइज टू अपोज द चेंज। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे वो उस चेंज को अपोज करेगा जो डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है ना आपका। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज कौन सी डायरेक्शन में करेगा? आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सोल्यूट आपका अलग है, सॉल्वेंट आपका अलग है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर सपोज करो अगर आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बन रहा है? आपका सोल्यूशन बन रहा है। तो सोल्यूशन कब कब बनता है? जब आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तभी तो आपका सोल्यूशन बनेगा ना। तो उस केस में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर योर सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर के साथ टेम्परेचर आपका सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रेशर के साथ जो सॉलिबिलिटी है आपका वो बेटा जी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपका गैस क्या हो जाएगा, इजीली ल्यूकीफाई हो जाएगा। जब इजीली ल्यूकीफाई हो जाएगा तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है आपका सॉल्वेंट में। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास ये कुछ फैक्टर्स आ गए जो इफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी को। अब देखो नेक्स्ट है जो आपका प्रेशर वाला फैक्टर था ना, उसको फर्दर जो स्टडी किया था वो किसने किया, हेनरी ने। हेनरी ने 1803 में एक लॉ दिया, हेनरी लॉ। 1803 में 1803 में इसने लॉ दिया, कौन सा, हेनरी लॉ। इसने क्या बोला, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मीन आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कितने नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और जितना ज़्यादा प्रेशर हाई होगा वहाँ पे सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं, कितना मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब जब इसको हटाएंगे, अब जो मास, कितना मास जो गैस का डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पे, कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है ना। अब देखो जो यहाँ से जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, हेनरी कांस्टेंट। अगर ये वाला इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब इसको क्या बोलते थे हम, काई। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट है, अगर इसका वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होता है, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगा आपका सॉलिबिलिटी उतना ज़्यादा कम होता है। जो हेनरी कांस्टेंट है ये क्या करता है, जैसे N2 और O2 के केस में हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर में आपको पता है कि सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका जो हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी पीछे हमने एक्सप्लेन किया कि सर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड को डिफाइन करना है इन लिक्विड में, एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं सॉलिबिलिटी को। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर कुछ एक जनरल रूल है जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिड है वो किस में डिसॉल्व करते हैं, कौन से लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जो केमिकली सिमिलर होंगे। जहाँ पे केमिकल सिमिलरिटी मिलता होगा तभी वो डिसॉल्व करेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब हमारे पास आयनिक या पोलर कंपाउंड्स ले लो, पोलर कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व करेंगे। अब देखो अगर पोलर सोल्यूट क्या है, पोलर है, तो ये किस में कोशिश करेगा, जो अगर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर होगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर है, तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता। तो पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड आर इन सॉल्युबल और लिटिल सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। सिमिलरली जो आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल होंगे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन सा है, बेंजीन है, CCl4 है। ठीक है। और ये क्या होंगे, लेस सॉल्युबल होंगे किसमें, वाटर में। ठीक है बेटा जी, पता लग गया। अब देखो जो सॉलिबिलिटी है पोलर सॉल्वेंट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसमें, आइंस ऑफ क्रिस्टल्स और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स ऑफ जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपके पास वाटर है, वाटर में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब वो उस पर डिपेंड करता है, इंट्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स और जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में, उस पर डिपेंड करेगा। अब एक बात नोट कर लो कि जो वाटर क्या है, बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड H2S, लिक्विड SO2 और गुड सॉल्वेंट्स फॉर योर आयनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड है ये डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और इनका सॉल्युबिलिटी किसके कारण होता है, ड्यू टू सिमिलर सल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ सल्यूट एंड नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सल्यूट एंड योर सॉल्वेंट। सेकेंड हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर सॉलिड के केस में अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे,
आयनिक सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आयनिक सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन से टाइप्स में? 3 टाइप्स में कौन कौन से हो जाएगा? कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के साथ। सेकंड, जिनका सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के साथ। और थर्ड, जिनका सॉल्युबिलिटी ना इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करेगा। अब फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, जिनका सॉल्युबिलिटी क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के साथ। वो हमारे पास एग्जाम्पल है NaNO3, NaCl, KCl, KNO3। अब इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों कर जाता था? अब देखो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू ली चैडले प्रिंसिपल, जो आपका इक्विलिब्रियम होगा कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, सोल्यूशन फॉर्मेशन हो रहा है। अब सोल्यूशन कब फॉर्मेशन होगा, जब आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होगा। अब मिक्स होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तभी मिक्स होगा ना, तभी तो सोल्यूशन फॉर्म्ड होगा। तो ये आपका फर्स्ट आ गया, जिनका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड हो गया आपका, जिनका सॉल्युबिलिटी के साथ डिक्रीज कर जाता है। हमारे पास एग्जांपल है Na2CO3, Na2SO4, Li2CO2। इनका जो सॉल्युबिलिटी है ये टेम्परेचर के साथ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, पता लग गया। थर्ड केस है आपके पास, जिनका जिनका आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ना ही डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है। अब ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, जब हम इनको इन सब्सटेंस को हीट करते हैं ना, ये अपनी फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड इंटू 6 टाइम वाटर, ये 6 टाइम वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट कैल्शियम क्लोराइड इंटू 4 टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्दर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड ट्वाइस टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na2SO4 10 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको हम ट्रीट करते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसको हीट करेंगे ये कन्वर्ट होता है किस में, एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस मीन जिसमें यहाँ पे विदाउट वाटर। अब जो इस केस में Na2SO4 में सॉल्युबिलिटी फर्स्ट इंक्रीज हो जाता है अप टू 31.4 डिग्री सेल्सियस में। इतना टेम्परेचर हम देंगे ना तो यहाँ तक तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या करना, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। एक बात नोट कर लो, द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस हो गया। अब देखो एक चीज़ और था यहाँ पे, जो हेनरी लॉ था ना, हेनरी लॉ में एक चीज़ और नोट कर लो। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, सपोज करो हम यहाँ क्या करते हैं, ये ग्राफ लेते हैं कौन सी, HCl गैस का सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। इस साइड क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, इस टाइम हम पार्शियल प्रेशर ले लेंगे, इस टाइम हम मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। और जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हेनरी लॉ। सो गाइज, हमने यहाँ पे जो आपका सॉल्युबिलिटी था वो आपका क्या होगा, फिनिश हो गया। होपफुली आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर कुछ पता नहीं लगा, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।